दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी 100 मार्क्स के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशली खास चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है, देखिए ना कितना खूबसूरत नाम है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इस पाठ के सारांश को, समरी को आज हम लोग बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और आप लोग निश्चित रूप से समझेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देखते हैं, प्यार से मस्त पूरे मन लगा के अगर देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे, कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में देखेंगे और फिर जाके हम लोग ये सारांश को देखना लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। और अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेगी। इवन आप अगर इसको देख लेते हैं अच्छे से तो आप कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सारा बना सकते हैं आसानी के साथ। तो आप अच्छे से देखिए। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और इस प्यारा सा चैनल एजुकेशन बाबू को सब्सक्राइब निश्चित करके रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा चैप्टर कितना है। गद्य खंड का 11 नंबर चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, और इस पाठ को लिखे कौन है? इसको लिखे हैं हमारे भरत श्रीवास्तव, जिसको हम लोग मलियज जी के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग मलियज जी के नाम पर ना ये ज्यादा लोग पहचानते हैं इनको, हालांकि इनका नाम भरत श्रीवास्तव था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही निधन की बात करें तो 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हुआ था। 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हुआ था। तो निश्चित रूप से ये दो डेट और साथ ही साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे शुरू करते हैं और अच्छे से हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन जो अपना समरी है इसको आप देखना शुरू करते हैं। अच्छे से प्यार से देखिए और मजा आएगा। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलियज जी की एक उत्कृष्ट रचना है। ये क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है। ठीक है, एक डायरी है। ठीक है, पूछा जाएगा कविता है, कहानी है, क्या है? तो ये एक डायरी है जो कि मलियज जी के द्वारा लिखा गया है। मलियज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। ये बहुत ही सजग व्यक्ति थे, जो जिनको मतलब खुद में सब कुछ सहज संभाल के रखना या फिर मतलब संभाल के कोई चीज़ को रखना, ये सारा चीज़ इनको बहुत पसंद था। और साथ ही साथ डायरी लिखना मलियज जी के जीवा जीने के कार्य जैसा था। जैसे हम लोग जीवन जीते हैं, चलते फिर रहे हैं, उसी तरीके से मलियज जी के लिए डायरी लिखना काम था। ठीक है, वे डायरी मलियज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन के तकलीफों, बेचैनियों के साथ साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। ठीक है, देखिए उनके जीवन में जो उस समय उथल पुथल चल रही थी, जो निजी जीवन में तकलीफें थी, जिस चीज़ के लिए वो बेचैन रहते थे, वो सारा चीज़ गहरा रिश्ता इसमें मतलब ये डायरी बनाती है। ठीक है, और इस डायरी से हमें बहुत सारा चीज़ पता चलता है। देखिए, जैसे कि इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब इस डायरी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि और एक औसत जो रचनाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, भारतीय लेखक, उनके अंदर क्या चल रहा होता है, वो किस प्रकार से जो भी कठिनाई आती है कैसे उसका सामना करते हैं, क्या कैसे है, ये मतलब डायरी के माध्यम से हम बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं। तो यहाँ पे मलियज जी के बारे में ये हुआ। आगे इसमें सारांश में ये वहाँ से लिखते हुए आओगे और आगे बढ़ते चलना है, इसी तरीके से लिखते चलना है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलियज ने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या चीज का? यहाँ पे देखिए क्या चीज यहाँ पे बोला गया है, थोड़ा सा आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्या चीज? प्रथम डायरी। ठीक है, क्या चीज है अपना? प्रथम डायरी यहाँ पे है, गौर करिएगा। ठीक है, अब एकदम हाईलाइट है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो प्रथम डायरी में मलियज ने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच तो ऑब्वियसली समन्वय है ही। भूगोल में तो हम लोग यही सारा चीज पढ़ते हैं। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। ठीक है, मिलिट्री के छावनी में क्या हो रहा है? वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक को वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संकेत देता है। और जहां तक बात करें प्रथम डायरी में क्या होता है? प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, किया है लेखक ने।
और वही दूसरी डायरी में, जहां बात करें दूसरी डायरी में, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखनी भी है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखनी भी है, जैसे हम अभी आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है अपने एग्जाम में और दूसरी डायरी में, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया दूसरी डायरी, ठीक है, चलिए हाईलाइट कर दिए। अभी चलो दूसरी डायरी को हम लोग देखना शुरू करते हैं। दूसरी डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है, ठीक है। प्रथम डायरी में किससे? मनुष्य की प्रकृति से यहाँ पे तुलना की है लेखक, ठीक है, उसके बीच में समन्वय स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया है। दूसरी डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। मनुष्य की जीवन फसलों के समान बढ़ता है, सही बात है, जैसे फसल बढ़ता है वैसे मनुष्य का जीवन बढ़ता है, पकता है और कटता दिखाई देता है, यही चीज है ना, फसल उगता है, फसल को बोया जाता है, बढ़ता है, पकता है, फिर बाद में कटता है। उसी तरीके से मनुष्य आता है, बढ़ता है, पकता है और बाद में कट जाता है, मतलब मर जाता है। तो ये मतलब फसल के समान। दूसरी डायरी में लेखक ने जीवन की तुलना खेतों से की है, फसलों से की है, कि जीवन फसल के समान है। प्रथम डायरी क्या चीज था? प्रथम डायरी प्रकृति और मनुष्य के बीच समन्वय, दूसरा डायरी मनुष्य की तुलना खेतों से। चलिए अब यहाँ पे तीसरी डायरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तीसरी डायरी को यहाँ पे चलिए समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरी डायरी, हम बहुत अभी प्यार से जब बता रहे हैं तो प्यार से एकदम मस्त समझते चलना है, ठीक है। देखो तीसरी डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में आए, चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है, ठीक है। तीसरी डायरी में यहाँ पे क्या किए हैं? प्रथम डायरी में तो क्या किए हैं? प्रकृति और मनुष्य के बीच जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास किए हैं। दूसरी डायरी में मनुष्य की तुलना फसलों से किए हैं। तीसरी डायरी में इन्होंने जो चिट्ठी नहीं आने पे जो बेचैनी होती है ना, उस मनोदशा का यहाँ पे वर्णन किए हैं। और फिर यहाँ पे जब बात करें हम लोग चौथी डायरी, ठीक है, अगर हम बात करें हम लोग चौथी डायरी के बारे में, तो चौथी डायरी देखो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है। बहुत प्यार से इनको डायरी बाय डायरी आपको इस तरीके से लिखना होगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा अच्छे समझिए। चौथी डायरी में लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है। चौथी डायरी में इन्होंने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है, उसका सजग चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है, ठीक है। तो तीसरी डायरी, चौथी डायरी में भी आप समझ गए क्या लिखा हुआ है। तीसरी में लिखा हुआ है कि चिट्ठी आने की उम्मीद जब रहती है और चिट्ठी नहीं आती तब जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी को यहाँ पे वर्णन किए हैं, उस मनोदशा को दिखाया है। चौथी डायरी में बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और कितना मिलनसार हो सकता है, ठीक है। चलो और यहाँ पे आगे देखो क्या है। कौसानी के दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा, ठीक है। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज और सामाजिक स्वभाव को दिखलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या चीज, अब अगर हम बात करें पांचवी डायरी, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवी डायरी के बारे में, तो आइए देखिए यहाँ पे पांचवी डायरी क्या है अपने पास। पांचवी डायरी में भी लेखक ने कौसानी की प्रकृति और शांत वातावरण का चित्रण किया है। कौसानी उत्तराखंड का एक जगह है और उस जगह पे जो इनका दिन कटा था ना, बहुत ही आनंददायक रहा था। तो उसी जगह का यहाँ पे, उसी प्रकृति का, कौसानी की प्रकृति और शांत वातावरण जो है ना, उसका यहाँ पे बहुत ही प्यार से चित्रण किए हैं। और जहां तक आगे बात करें छठी, ठीक है, छठी डायरी में, ठीक है, छठी डायरी में यहाँ पे क्या किए हैं? छठी डायरी में मलियस ने एक सेब बेचने वाले किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में वो उसका भोलापन परिलक्षित होता है। तो किशोरी कुछ ऐसी मतलब भोली थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे ना, पांचवी डायरी में भी कौसानी की प्रकृति और शांत वातावरण का यहाँ पे चित्रण किए हैं, ठीक है। और छठी डायरी में मलियस ने सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है कि किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कौन सा डायरी है? अब हमारे पास है यहाँ पे सातवीं डायरी, ठीक है, सातवीं डायरी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सातवीं डायरी में मलियस ने यथार्थवादी दिखाई देते हैं। मलियस जी यथार्थवादी दिखाई देते हैं। क्या चीज? देखिए हम आपको बता रहे हैं,
ठीक है। सातवीं डायरी में मलियस ने मलियस यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। ठीक है, रचने और भोगने का रिश्ता ना बहुत ही द्वंद्वात्मक रिश्ता है। और फिर आगे जाके आगे अगर हम बात करें क्या चीज के बारे में, देखो आठवीं डायरी की अगर बात करें, ठीक है, आठवीं डायरी के बारे में अगर हम बात करें तो लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। शब्द और अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है और अर्थ अधिक होने पर शब्द की कमी होने लगती है। जब शब्द अधिक होता है तो अर्थ की कमी होती है और जब अर्थ अधिक होता है शब्द की कमी होती है। तो यही चीज है, छोटी चीज में भी कोई बड़ी बात कह देती है और कोई बड़ी चीज में छोटी बात नहीं समझा पाती है। तो यही चीज अंतर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लेखक का कहना है आठवीं डायरी में कि यहाँ पे क्या किए हैं, लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। कि लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पे अर्थ की कमी होने लगती है और अर्थ अधिक होने पर शब्द की कमी होने लगती है। अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदलते जाते हैं। उसके बाद अगर बात हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या चीज के बारे में, नौवीं डायरी में, ठीक है, लेखक जी की अब नौवीं डायरी। कहोगे कितनी डायरी ये लिखे हैं, अभी जितने भी लिखे हैं सब आपको अभी हम बताएंगे। नौवीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है कि सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पे विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, याद रखिएगा। सुरक्षा का कहाँ है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। जो लड़ने की क्षमता रखता है वही व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए 10वीं डायरी। ठीक है, अब बात आती है 10वीं डायरी में। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। जो यहाँ पे क्या किए हैं 10वीं डायरी में, लेखक ने रचना और दस्तावेज जो होता है उसके बीच जो है भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या संबंध है वो भी चर्चा यहाँ पे किए हैं। लेखक के अनुसार जो है ना, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। जब आप रचना तैयार करोगे उससे पहले जो है ना थोड़ा बहुत दस्तावेज होता है जिससे आप कुछ लेके उसको लिख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 11वीं डायरी की। ठीक है, 11वीं डायरी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो 11वीं डायरी में यहाँ पे क्या किए हैं, 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है कि मन के अंदर क्या डर पैदा होती है, उस डर को यहाँ पे लेखक ने 11वीं डायरी में बताए हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का हर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसी भी प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होती है। ठीक है, डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता जाता है उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सब तो हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें क्या चीज के बारे में, उसके बाद अगर हम बात करें अंतिम डायरी के बारे में। मलियस जी का यहाँ पे अंतिम एक डायरी है। ठीक है, इतना सारा डायरी देखने के बाद अंतिम डायरी अपने पास आया है फाइनली। और चलिए अब इसको भी देखते हैं। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मलियस ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की और इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या चीज, देखो अभी तक तो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, जो आपको यहाँ पे हम बताए हैं वो आप देखे हैं। एक बार हम अपने तरफ से आपको बताते हैं। रुकिए अभी थोड़ा सा आप लोग रुकिए और फिर हम आपको अपने तरीके से हम आपको बताते हैं और बहुत ही प्यार से बताएंगे।
ठीक है, समझ में आ जाएगी, निश्चित समझ में आएगी, निश्चिंत रहो, सारा याद हो जाएगा। देखो अपने लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग अपने लोग का कहाँ से है, यहीं से है ना। देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी डायरी जो है ना मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें मलयज जी जो है ना मतलब अपनी जीवन में चल रही उथल पुथल समस्याओं और जो उनके अंदर दुख था उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखे हैं। साथ ही साथ इसमें इस डायरी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि औसत भारतीय लेखक का परिवेश, उनकी जो दुख होती है, उनकी जो समस्याएं होती है, उसके जीवन में चल रहा होता है जो उथल पुथल, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलती है। उसके बाद आगे बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश में प्रथम डायरी में मलयज ने मनुष्य और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और वही दूसरे डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों से की है। जिस प्रकार फसल उगती है, बढ़ती है, पकती है, कटती है, उसी प्रकार से जीवन शुरुआत होती है, उसके बाद जीवन बढ़ती है, जीवन मतलब एक तरीके से पकती है और फिर लास्ट में कट जाती है, मर जाता है। तो ये भी बताएं दूसरी डायरी में। तीसरी डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में चिट्ठी नहीं आने की जो मनोदशा होता है, जो बेचैनी होता है, उसको बताए हैं। चौथी डायरी में बलभद्र ठाकुर नामक लेखक का चित्रण किया है और बताए हैं कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है, ठीक है। पांचवी डायरी में लेखक ने कौसानी एक जगह का नाम है उत्तराखंड में, और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत जगह है और उस जगह पे आप जाओगे बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आपको प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा जगह है। और यहाँ पे जो है ना पांचवी डायरी में कौसानी की प्रकृति और शांत वातावरण का चित्रण किया है, उसी जगह का यहाँ पे चित्रण बहुत अच्छे से किए हैं। छठी डायरी में मलयज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। फिर उसके बाद देखो सातवीं डायरी में मलयज ने यथार्थवादी दिखाए हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है कि जब शब्द अधिक होता है तो अर्थ में कमी होती है, जब अर्थ अधिक होता है तो शब्द में कमी होती है। उसके बाद नौवीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है कि सुरक्षा मतलब रोशनी में हो सकती है, अंधेर में तो सिर्फ छिपा जा सकता है, और असली सुरक्षा जहाँ तक बात करें सुरक्षा चुनौती को झेलने में है। इसलिए आक्रामक व्यक्ति ना खुद का सुरक्षा कर सकता है और मतलब बचाव करना और सुरक्षित होता है, ठीक है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद स्पष्ट किया है और संबंध स्पष्ट किया है कि रचना और दस्तावेज में क्या संबंध है और क्या अंतर है, इसके बारे में वर्णन किए हैं कि दस्तावेज क्या होता है, रचना का एक कच्चा माल होता है। और 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाली डर का वर्णन किया है। वही लेखक ने अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव का प्रभाव का वर्णन किया। मनुष्य के जीवन में संघर्षों का सामना करते करते तनाव से भर जाता है, बहुत सारा दिक्कतें आती है, और इन सारी डायरियों के माध्यम से हम लेखक के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। ये सारी भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित है। तो इस तरीके से आप अगर अपने एग्जाम में लिखोगे ना इस जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश, निश्चित रूप से आपको टीचर अच्छा मार्क्स देंगे। तो हम आपसे बस यही गुजारिश करेंगे, आप इस सारांश को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ पॉइंट बाय पॉइंट लास्ट में लिख लीजिएगा। पहला डायरी में क्या कहे, दूसरा डायरी में क्या कहे, तीसरा डायरी में क्या कहे, चौथा डायरी में क्या कहे, और इन सारे डायरी के बारे में आप अच्छे से थोड़ा प्यार से लिख लेना कॉपी में, और निश्चित रूप से ये आपको याद हो जाएगी, समझ में आ ही गई होगी। चलिए तो आज के इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो निश्चित रूप से लाइक करके आप लोग को जाना है, ठीक है, करके जाना है ना, बिल्कुल करके जाना है। जाइए लाइक करिए और फिर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और फिर बेल आइकन भी दबाइए, और फिर आप वीडियो कट करिए और जाइए अपना मोबाइल यूज़ करिए। मोबाइल यूज़ करना है, नहीं पढ़ाई करना है। चलिए तो जाइए पढ़ाई करिए, और आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।